अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारी बात चल रही है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस बेंजीन के उसके हवाले से। तो उसमें अभी आखिरी दो मिसालें रह गई हैं। फ्रीडल और क्राफ्ट्स दो केमिस्ट थे, उनके नामों पे इनको फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शंस कहते हैं। ये दो किस्म के रिएक्शंस होते हैं, एक फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन और एक फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इन दोनों के अंदर काफ़ी हद तक चीज़ें मिलती जुलती हैं। जो मामूली सा डिफरेंस है वो आपने यहाँ से अब समझ लेना है। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का मतलब ये है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर अल्काइल ग्रुप का इंट्रोड्यूस किया जाना या अल्काइल ग्रुप बेंजीन के रिंग पे लगा देना हाइड्रोजन की जगह पे, या हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना अल्काइल ग्रुप के साथ, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और एसाइलेशन रिएक्शन जो है उसका मतलब ये है कि बेंजीन के रिंग के ऊपर ये सी डबल बॉन्ड ओ आर, इसको कहते हैं एसाइल ग्रुप, इतनी चीज को। तो ये एसाइल ग्रुप का बेंजीन के रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस किया जाना, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब इन दोनों के अंदर दो दो चीजें जो है वो कॉमन है जो आप इस्तेमाल करेंगे। एक तो बेंजीन, जारी बात है उसी की अल्काइलेशन करनी है आपने या उसी की एसाइलेशन करनी है, तो बेंजीन। दूसरा लीवस एसिड। ये दो चीज़ें आपको दोनों रिएक्शंस के अंदर चाहिए। लीवस एसिड का जिक्र मैं प्रीवियस लेक्चर में कर चुका हूँ, बता चुका हूँ आपको बड़ा डिटेल। और तीसरी चीज़ ये है कि अगर आप अल्काइलेशन कर रहे हैं तो फिर आपको अल्काइल हैलाइड चाहिए, और अगर आप एसाइलेशन कर रहे हैं तो फिर आपको एसाइल हैलाइड चाहिए। लीवस एसिड के तौर पे आपकी बुक में AlCl3 यानी एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज किया है। अगर आपने एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड यूज किया है यानी इसमें क्लोरीन है, तो आप अल्काइल हैलाइड के तौर पे भी अल्काइल क्लोराइड यूज कर लें, यानी कि क्लोरीन वाला अल्काइल हैलाइड आप इस्तेमाल कर लें। अल्काइल ग्रुप कोई भी हो सकता है, मिथाइल इथाइल जो भी आपने यूज करना है, लेकिन हैलोजन के तौर पे आप इधर क्लोरीन ले लें, बिल्कुल वही क्लोरीन जो कि लीवस एसिड के अंदर भी यानी कि नजर आ रही है। तो क्लोरीन वाला अल्काइल हैलाइड आप इस्तेमाल कर लें। और इसी तरह लीवस एसिड में भी अगर आपने लीवस एसिड के तौर पे AlCl3 ही जैसे कि बुक में उसने दिया है वो इस्तेमाल किया है, तो इसका मतलब है कि एसाइल हैलाइड में भी आप यहाँ पे क्लोरीन रखें, यानी कि एसाइल क्लोराइड को ही आप इसमें इस्तेमाल करें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अल्काइलेशन रिएक्शन पे। अब जैसा कि आप पीछे तमाम रिएक्शंस के अंदर यानी हेलोजिनेशन में, नाइट्रेशन में, सल्फोनेशन में ये पढ़ चुके हैं कि पहले पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है और वो अगले मरले में बेंजीन के रिंग पे अटैक करता है। तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ लीवस एसिड ने और अल्काइल हैलाइड ने पहले दोनों ने आपस में मिलके आपको पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करके देना है, और वो नेक्स्ट स्टेप में बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा। अब ये आपके सामने है अल्काइल क्लोराइड जो कि बतौर अल्काइल हैलाइड मैंने लिया है, और ये लीवस एसिड है AlCl3। अब लीवस एसिड ने यहाँ से ये पूरा बॉन्ड ख़त्म करके, मैं ज़रा थोड़ा सा अल्काइल ग्रुप को पीछे करके लिख देता हूँ, ये समझ लें कि यहाँ से बॉन्ड ख़त्म करके इस क्लोरीन को पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर समेत यहाँ से निकाल के तो अपने साथ मिलाना है, यानी समझ लें कि इतनी चीज़ इकट्ठी हो जाएगी। तो ये AlCl3 तो पहले ही था, चौथी क्लोरीन ये यहाँ से क्लोराइड आयन की शक्ल में निकली यानी Cl- की शक्ल में, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का अपना था और ये लेफ्ट वाला इस अल्काइल ग्रुप की कार्बन का था जो क्लोरीन ने यहाँ से खींचा और पूरा पेयर यानी कि उसने वापस ले लिया। तो ये क्लोराइड आयन के तौर पे यहाँ से निकली और AlCl3 के साथ मिलके तो ये AlCl4- इसने बना दिया, और ये अल्काइल ग्रुप के ऊपर अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। क्यों? क्योंकि अल्काइल ग्रुप की जो कार्बन थी उसका इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन यहाँ से ले गई, इसलिए ये R के ऊपर प्लस आ गया। तो ये बन गया, इसको कार्बोकैटाइन आपकी बुक वाला कहता है, लेकिन हम इसको केमिस्ट्री में कार्बोनियम आयन भी कहते हैं। तो ये कार्बोकैटाइन या कार्बोनियम आयन जो है वो यहाँ पे हमारे पास बन गया। अब ये है वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो आगे बेंजीन के रिंग पे अटैक करेगा, और वही टू स्टेप मैकेनिज्म जो आपने पीछे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन सब में पढ़ा, अब वही टू स्टेप मैकेनिज्म यहाँ पे होगा कि इस पेयर की मदद से बेंजीन के रिंग में ये वाली जो कार्बन है इसने अल्काइल ग्रुप को अपने साथ मिला लिया,
और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे यानी कि कार्बन के साथ लग गया। हाइड्रोजन आपको पता है कि यहाँ पर कार्बन के साथ होती है, और जब ये पूरा पेयर यहाँ से उठा के यहाँ बाहर रखा जाता है आर को साथ मिलाने के लिए, तो आपको पता है कि सामने वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आना ही आना है। ये पीछे तमाम रिएक्शंस में आपने देखा है। और अगले मरले में अब यही AlCl4- बतौर बेस आपको पता है कि अमल करेगी, और इसके ऊपर ये जो नेगेटिव चार्ज है इसकी मदद से इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा लिया जाएगा, और ये पूरा पेयर जो है वो दोबारा फिर अंदर शिफ्ट होके, तो ये आप देख सकते हैं कि तीसरा बॉन्ड जो है वो दोबारा फिर इसमें बहाल हो गया है। और ये यहाँ से अब जरा गौर करें, मैं वही चीज दोबारा फिर रिपीट करने लगा हूं, AlCl3 ने ये क्लोराइड को यहाँ से निकाला था, तो समझ लें कि ये जो AlCl4- है ये असल में यही चीज है, यानी कि सॉरी ये AlCl3 और साथ में ये क्लोराइड, तो समझ लें कि ये क्लोराइड ही यहाँ से इस हाइड्रोजन को निकालने के लिए इस्तेमाल हो रही है, और ये बकाया AlCl3 जो है ये फिर से अलहदा हो गया। तो इसीलिए प्रोडक्ट साइड पे आप देख रहे हैं कि AlCl3 फिर अलहदा लिख दी गई है, और जो AlCl4- के अंदर ये क्लोराइड साथ शामिल थी, उस क्लोराइड ने इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकालना है और ये HCl के तौर पे अलग हो जाना है, और ये पेयर जो है वो अंदर शिफ्ट होके तो बॉन्ड जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। लिहाजा AlCl4- जो है वो दोबारा फिर यानी कि उसमें से AlCl3 यानी लीवस एसिड जो है वो दोबारा फिर अलग हो गया, और अपना जो क्लोराइड उसने यहाँ से निकाला था वो क्लोराइड उसने इस्तेमाल किया इस हाइड्रोजन को यहाँ से अलग करने के लिए, और क्लोराइड ने H को साथ मिला के तो ये HCl बना दिया, और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के रिंग पे इंट्रोड्यूस हो गया। तो आप इसको जनरली कह सकते हैं कि ये अल्काइल बेंजीन आपके पास हासिल हो गई। अब अगर तो ये R से मुराद मिथाइल ग्रुप होगा तो ये मिथाइल बेंजीन होगी, अगर R से मुराद आपने इथाइल ग्रुप लिया है तो ये इथाइल बेंजीन हो जाएगी। जनरली हम इसको कहते हैं कि ये अल्काइल बेंजीन आपको हासिल होगी। मैकेनिज्म से पहले उसने आपकी बुक में इसको डायरेक्ट इक्वेशन से भी मतलब बयान किया है, वो मैं आपको डायरेक्ट इक्वेशन भी एक किस्म की लिख के बता देता हूं कि वो डायरेक्ट इक्वेशन असल में यही है कि ये था बेंजीन का रिंग, यहाँ थी हाइड्रोजन, तो ये हमारा जो अल्काइल हैलाइड था वो फर्ज करें कि हमने ले लिया अल्काइल क्लोराइड, और लीवस एसिड हमने एरो पे लिख दिया, तो आप यूं समझ लें कि इतनी चीज यहाँ से HCl बन के निकल गई, और ये अल्काइल ग्रुप जो है वो इस हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ बेंजीन के रिंग के साथ लग गया, तो ये अल्काइल बेंजीन बन गई और साथ में ये HCl बन गई। लीवस एसिड जो है वो हमने एरो पे लिख दिया। तो मैकेनिज्म के अंदर भी आपने यही चीजें बनती देखी हैं, डायरेक्ट इक्वेशन के अंदर भी हम ये चीज ऐसे बयान कर सकते हैं। उसके बाद है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। अब जैसा कि मैंने आपको अल्काइलेशन की डिटेल समझाई, इसी तरह आप देख सकते हैं कि ये अल्का एसाइलेशन रिएक्शन में एसाइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के रिंग पे हमने ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इंट्रोड्यूस करना है, ये एसाइल है। तो अब इसमें ये होगा कि उसी तरह पहले लीवस एसिड ने और एसाइल हैलाइड ने आपस में मिलके पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जो है वो जनरेट करना है। तो लीवस एसिड के तौर पे सपोज मैंने उसी तरह AlCl3 ले लिया, और ये मैंने एसाइल क्लोराइड ले लिया, और साथ में मैंने AlCl3 लीवस एसिड ले लिया। अब ये बिल्कुल उसी तरह यहाँ से समझ लें कि बॉन्ड ब्रेक होना है, और ये क्लोराइड यहाँ से निकलेगा और AlCl3 के साथ मिलके उसी तरह AlCl4- बन गया, और ये बाकी पीछे बच गया RC डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाना है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी क्लोरीन यहाँ से लेके निकलती है, तो इसलिए ये जो कार्बन है ना सेंटर में, ये C डबल बॉन्ड O वाली कार्बन, उसका इलेक्ट्रॉन भी समझ लें कि क्लोराइड ले गई। तो ये वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल है जो यहाँ से जनरेट हुआ है, इसका नाम एसाइलियम आयन है, लेकिन ये आपकी बुक में लिखा नहीं गया नाम। तो ये एसाइलियम आयन यहाँ से पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब अगले मरले में वही टू स्टेप मैकेनिज्म कि ये बेंजीन का रिंग है, चले मैं दायरा नहीं लगाता तो मैं उसी तरह बॉन्ड ही शो कर देता हूँ। ये बेंजीन का रिंग है, और ये समझ लें कि C डबल बॉन्ड OR, तो ये आ गया एसाइलियम आयन। अब इस पेयर की मदद से
इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर यहाँ से अटैक होके तो इसको बेंजीन के रिंग ने साथ मिला लेना है अपने। तो ये समझ लें कि बेंजीन के रिंग के साथ यहाँ ये C डबल बॉन्ड O R यानी एसाइलियम आयन जो है वो कनेक्ट हो गया, और ये पूरा पेयर जो था रिंग के अंदर वो समझ लें कि यहाँ रख के तो ये वाली जो कार्बन थी कॉर्नर की, इस वाली कार्बन ने ये यहाँ पे इसका बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन इसके साथ अपनी जगह मौजूद है, सामने वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। अगले मरले में उसी तरह वो AlCl4 माइनस जो है उसने पिछले रिएक्शन की तरह अब यहाँ से अपनी क्लोराइड दे के तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से रिमूव करना है। ये हाइड्रोजन यहाँ मौजूद है, सामने वाली कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, और अब ये AlCl4 माइनस उसी तरह आ गया। और जैसे मैंने पिछले रिएक्शन में समझाया कि इस माइनस की मदद से, यानी कि दूसरे लफ्जों में इस क्लोराइड की मदद से जो इसके पास मौजूद है यहाँ पे AlCl3 तो ये पहले ही था, और ये क्लोराइड यहाँ से निकाली थी इसने, तो उसी क्लोराइड की मदद से इस हाइड्रोजन को निकाला गया और ये पूरा पेयर अंदर शिफ्ट कर दिया गया। तो ये इसी तरह अब यहाँ पे समझ लें कि तीसरा बॉन्ड मुकम्मल हो गया, और ये एसाइल बेंजीन हम इसको कह सकते हैं कि ये बन गई। बकाया इसमें से AlCl3 जैसे पिछले रिएक्शन में बच गया था वो, और यहाँ से क्लोराइड ने जब इस हाइड्रोजन को निकाला तो ये HCl जो है वो यहाँ पे बन गया। तो ये AlCl3 और HCl ये तो दोनों रिएक्शंस के अंदर ही बनता है, और ये यहाँ पे जनरली आप इस प्रोडक्ट को कह सकते हैं कि ये एसाइल बेंजीन बन गई। अब ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे R से मुराद कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है वो रखा है, वो आपकी मर्जी है कि यहाँ आप R से मुराद कौन सा अल्काइल ग्रुप जो है वो रखते हैं। आपकी बुक में जो रिएक्शन दिया गया है उसमें मैकेनिज्म के साथ जो उसने एग्जांपल दी है उसमें R से मुराद मिथाइल ग्रुप जो है वो रखा गया है। तो समझ लें कि अगर मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन की शक्ल में यहाँ लिखूं तो मैं इसको डायरेक्ट इक्वेशन की शक्ल में यूं कह सकता हूं कि CH3C डबल बॉन्ड OCl, ये जिसको मैं एसाइल क्लोराइड कह रहा था उसमें मैंने R की जगह पे अब ये CH3 रख लिया, तो ये है एसीटाइल क्लोराइड। ठीक है जी, तो ये समझ लें कि मैंने एसीटाइल क्लोराइड ले लिया और साथ ये लीवस एसिड के तौर पे AlCl3 हो गया। अब ये इतनी चीज़ यहाँ से AlCl4 माइनस बन गई। ठीक है जी, मैं अब मैकेनिज्म नहीं समझा रहा, वैसे आपको कह रहा हूँ कि ये यहाँ से बनेगा AlCl4 माइनस, और ये यहाँ से समझ लें कि CH3C डबल बॉन्ड O प्लस ये यहाँ से बचता है ऐसे। तो ये वही चीज़ है जिसको मैं अभी थोड़ी देर पहले एसाइलियम आयन कह रहा था, लेकिन वो बहरहाल एक जनरल मैकेनिज्म था क्योंकि उसमें हमने CH3 की जगह R लिखा था, तो इसलिए हमने उसको एसाइलियम कहा था। अब आप इसको डायरेक्ट इक्वेशन की शक्ल में अगर लिखना चाहें तो आप इसको यूं कह सकते हैं कि समझ लें कि ये बेंजीन है। ठीक है जी, ये यहाँ पे हाइड्रोजन मौजूद है, तो मैं अब ये ले रहा हूँ CH3C डबल बॉन्ड O और Cl, और लीवस एसिड मैंने यहाँ एरो पे लिख दिया। अब समझ लें कि इतनी चीज़ यहाँ से निकल गई HCl बन के, और ये बकाया जो है ये यहाँ पे समझें कि रिंग के ऊपर इंट्रोड्यूस हो गया। तो ये यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और CH3 ये समझ लें कि इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये जो प्रोडक्ट है इसके मुख्तलिफ नाम है, आपकी बुक वाला इसको एसीटोफिनोन कह रहा है क्योंकि बेसिकली ये कीटोन है। C डबल बॉन्ड O है, उसके एक तरफ ये मिथाइल ग्रुप है और ये इस साइड पे ये फिनाइल ग्रुप है, तो इसलिए उसने इसका नाम जो है वो एसीटोफिनोन यहाँ पे रखा है। लेकिन हम इसको एज कीटोन मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं। इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिथाइल का M पहले आता है और फिनाइल का P बाद में आता है, तो हम इसको मिथाइल फिनाइल कीटोन भी कह सकते हैं, जो कि आपकी बुक में फिलहाल यहाँ पे उसने नहीं दिया लेकिन हम कह सकते हैं। और ये साथ इसका दूसरा नाम जो है वो एसीटोफिनोन भी है। तो ये हमारा यानी यूं कह लें कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की कैटेगरी का दूसरा रिएक्शन था। अब इसी तरह आगे कुछ छोटे छोटे रिएक्शंस और भी उसने यहाँ पे दिए हुए हैं, तो वो आप ज़रा थोड़ा सा यहाँ पे गौर करेंगे तो अभी मैं आपको समझा देता हूँ। मिसाल के तौर पर रिएक्शन पहले नंबर पे है जिसमें वो रिएक्शंस दे रहा है कि जिसमें बेंजीन का रिंग भी इन्वॉल्व होता है। अब तक आपने जितने रिएक्शन पढ़े हैं इनमें बेंजीन का रिंग इन्वॉल्व नहीं था।
ठीक है, रिंग उसी तरह बहाल हो जाता है दोबारा, फिर पहले पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से रिंग टूटता है, लेकिन अगले मरले में रिंग बहाल हो जाता है। लेकिन अब वो रिएक्शन देने लगा कि जिसमें रिंग बहाल नहीं होगा, बल्कि बेंजीन किसी और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो उसमें हाइड्रोजन की एडिशन, जिसको आप हाइड्रोजिनेशन या जिसको आप रिडक्शन कहते हैं, अब वो पहले उस हवाले से बात करने लगा। ये एडिशन रिएक्शंस की कैटेगरी यानी कि स्टार्ट हो रही है, और उसमें पहले नंबर पे हाइड्रोजन की एडिशन यानी रिडक्शन पे बात हो रही। तो वो कहता है बेंजीन को आप रिड्यूस करके साइक्लोहेक्सेन बना सकते हैं अगर आप उसको हीट करें हाई टेम्परेचर पे हाइड्रोजन के साथ प्लैटिनम मेटल वगैरह की मौजूदगी में, और किसी एसिडिक सॉल्वेंट के अंदर जैसे कि एसिटिक एसिड के अंदर आप उसको यानी कि डालेंगे। अगर आपने ये कंडीशंस यूज नहीं करनी तो फिर प्लैटिनम की जगह निकल भी यूज कर सकते हैं, और 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी आप ये रिएक्शन करवा सकते हैं। निकल भी एज कैटलिस्ट जो है वो इस्तेमाल होगी। अब ये सिंपल बस यही रिएक्शन है कि हाइड्रोजन की एडिशन होनी है, और जहां जहां डबल बॉन्ड है वहां वहां हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। समझ लें कि एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इधर से और एक इधर से और एक इधर से, ये यूं 3 मॉलिक्यूल जो हैं वो ऐड होने हैं। तो एक इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन, एक इसके साथ, एक इसके साथ, ये इसके साथ, ये इस कार्बन के साथ और ये इस कार्बन के साथ। तो 6 हाइड्रोजन तो कार्बन के साथ पहले ही लगी हुई थी, हर कार्बन के साथ एक एक, और अब ये समझ लें कि 2-2 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गई हैं। तो ये C6H6 से C6H12 बन गई, यानी कि साइक्लोहेक्सेन जो है वो इस तरह बन जाती है। तो ये आपके सामने मैंने साइक्लोहेक्सेन का स्ट्रक्चर लिख दिया है, C6H12 जिसको आप कहते हैं, तो ये साइक्लोहेक्सेन। इसी तरह अगर आप हेलोजिनेशन करवाते हैं तो जो हेलोजिनेशन है उसमें हेलोजन की एडिशन होनी है, चाहे क्लोरीन की कर दें चाहे ब्रोमीन की कर दें। तो उसने भी वही 2 नाम लिखे हैं कि बेंजीन रिएक्ट करती है क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, और हमें एडिशन प्रोडक्ट बना के देती है। अब इसमें हेक्साक्लोरोबेंजीन या हेक्सा ब्रोमोबेंजीन यानी कि दोनों में से कोई भी प्रोडक्ट आपको हासिल होगी। अगर आप क्लोरीन यूज करेंगे तो हेक्साक्लोरोबेंजीन बनेगी, अगर आप ब्रोमीन यूज करेंगे तो हेक्सा ब्रोमोबेंजीन बनेगी। बिल्कुल ये जैसे अभी आपको मैंने हाइड्रोजन वाला रिएक्शन लिख के दिखाया, ये समझ लें कि उसी तरह का रिएक्शन है। बाकी आपको पता ही है कि फ्लोरीन का रिएक्शन जो है वो कंट्रोल करना मुश्किल होता है क्योंकि वो विगोरस यानी शदीद बहुत होता है, और आयोडीन का रिएक्शन स्लो और रिवर्सिबल होता है। तो आपकी बुक में उसने ब्रोमिनेशन करवाई है, तो 3 उसी तरह ब्रोमीन के मॉलिक्यूल जिधर डबल बॉन्ड मौजूद है उस साइड पे समझ लें कि वो ऐड होने हैं। तो एक एक हाइड्रोजन तो बेंजीन के रिंग के साथ पहले से ही मौजूद होती है। मिसाल के तौर पर ये मैं एक एक हाइड्रोजन पहले ही आपको लिख के जो है वो दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आप जो है वो इसको समझ सकें कि रिएक्शन जो है वो किस तरह हुआ है यहाँ पे। तो ये आपके सामने उसी तरह ये मैं एक हाइड्रोजन इधर फिर एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी, एक हाइड्रोजन इधर फिर एक ब्रोमीन इधर आ जाएगी, एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी फिर ब्रोमीन आ गई, हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी फिर ब्रोमीन आ गई, हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी फिर ब्रोमीन आ गई, हाइड्रोजन पहले से मौजूद थी फिर ब्रोमीन आ गई। तो एक एक हाइड्रोजन तो ऑलरेडी मौजूद थी रिंग के साथ, और अब एक एक ब्रोमीन भी आ गई। तो ये वो शय है जिसको उसने हेक्सा ब्रोमोबेंजीन, ठीक है जी, कहा है। अगर क्लोरीन यूज करते तो हेक्सा क्लोरोबेंजीन हम कहते। उसके बाद इसी तरह कंबस्शन के हवाले से उसने कहा है कि बेंजीन यानी C6H6 जो है, अगर उसकी आप ऑक्सीजन की मौजूदगी में इन द फ्री सप्लाई ऑफ एयर, ये फ्री सप्लाई ऑफ एयर का लफ्ज जो है वो एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन के अंदर आएगा, इसको याद रखना। यानी वाफर ऑक्सीजन की मौजूदगी में अगर आप उसको बर्न करते हैं तो बेंजीन मुकम्मल तौर पे ऑक्सीडाइज होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। बाकी ये इक्वेशन बैलेंसिंग के लिए उसने 15 से और 12 वगैरह से मल्टीप्लाई किया, वो खैर आप खुद भी कर सकते हैं। बताने का मकसद ये है कि बेंजीन भी बेसिकली एक हाइड्रोकार्बन है, और मैं 8वें चैप्टर में भी बताता रहा हूं बार बार कि हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, चाहे अल्केन फैमिली का, चाहे अल्कीन का, चाहे अल्काइन का, और चाहे बेंजीन हो, हाइड्रोकार्बन कोई भी हो, जब वो बर्न होगा तो फाइनल प्रोडक्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होती है, और इसीलिए यहां भी उसने आपको फाइनल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही बना कर दी हुई है।